और सिर्फ फिर बाबर पे आके क्यों टिकते हो? मैं तो बार बार कहता हूँ, बाबर से पहले भी तो इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी की कुंडली क्यों नहीं खंगालते? इब्राहिम लोदी से पहले खिलजी वंश था, खिलजी वंश से पहले तुगलक था, तुगलक से पहले दिल्ली सल्तनत थी। इन सारे वंशों पे क्यों नहीं जाते? इससे दमा देते हैं धर्म की अफीम लोगों को चढ़ा देते हैं और लोग सब भूल जाते हैं। फिर वो बस सिर्फ धर्म 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 करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है। मुगलों के राज में ये भारत जो है पूरे विश्व की जीडीपी का 25% हिस्सेदार था। इतना अमीर था, जिसे वास्तव में सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो मुगल काल में ही था। और ये उत्तर प्रदेश जो है मोदी सरकार केंद्र सरकार को डबल इंजन की तरह से काम कर रहा है। दादा की मानसिकता बदल सकते हो भूतकाल में जाके? नहीं बदल सकते। परदादा की बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। जो बीत गया सो बीत गया, जो हिस्ट्री में दफन हो गया वो दफन हो गया, उसे दफन ही रहने दो, तो वही अच्छा होता है। लगेगी आग तो जद में आएंगे कई मकान, इस शहर में हमारा मकान थोड़ी है, कुछ इस तरह से वो 2-4 लाइनें हैं ना, तो ये लाइनों को चरितार्थ करती हुई लाइनें हैं। हाँ, राहत इंदौरी साहब का है, वो मैं अक्सर नहीं कर पाता, शेर व शायरी में थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो ये बात सच बोली ना उन्होंने। अब धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम से होते होते अब आ गए ना बौद्धों पे। अब बौद्धों के बाद थोड़े दिन में जैन भी जागेंगे, थोड़े दिन बाद में गुरुद्वारे के लिए सिख भी जाग जाएंगे कि फलानी जगह हमारा गुरुद्वारा बनाया था, हमने हमारा गुरुद्वारा खराब कर दिया, यहाँ हमारे गुरु जी के चरण थे, यहाँ आपने कुछ और खड़ा कर दिया। तो वही बात है, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी महसूस होना शुरू हो गया ना। तो यही चीज है, ये आग जो फैलेगी तो फैलती चली जाएगी। आग का कोई दीन ईमान नहीं होता, आग की लपटें कहीं भी फैल सकती हैं, पानी कहीं भी अपना रास्ता बना सकता है। तो ये जब आग हो या पानी तादाद में आए तो ये नुकसान ही करते हैं, फायदा नहीं करते। तो बांध जिधर को भी टूटेगा वो फैलेगा, पानी कभी ये नहीं दिखता कि गरीब का घर है अमीर का घर है, घुसेगा ही घुसेगा। उसी तरह आग जब फैलेगी चारों तरफ से, वो ये नहीं देखेगी अमीर का घर है गरीब का घर है, आग भी चारों तरफ फैलेगी। तो वही बात है धीरे धीरे, और सच्ची बात है कि इससे पहले लगातार हमारे यहाँ बहुत संस्कृति ने जबरदस्त हवा ली थी। जब ईसापुर तीसरी सदी में जब अशोक का शासन था, तब उसके बाद ये बौद्ध धर्म का जो है विस्तार हुआ खूब जबरदस्त। तो लगा हर जगह बौद्ध मंदिर बने, बौद्ध मठ बने, और उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे यहाँ से घटते हुए आगे दूसरे इलाकों में चला गया। बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार, श्रीलंका, इस जगह पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन भारत में कम हो गया था। तो उसके बाद जो और आक्रमणकारी आया, आक्रांता है, लोगों ने जमीनें देखी, जगह देखी, स्ट्रक्चर पहले से खड़ा, उन्होंने दबा के उसको खत्म कर दिया। कुछ कालांतर में धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी जम गई, मलबे जम गए, खत्म हो गए। तो वो होता है, खुदाई का तो कोई अंत ही नहीं है जी। खुदाई करते चले जाओगे, पता नहीं नीचे क्या से क्या निकलेगा, कोई नहीं जान सकता इस बारे में। वो आरोप लगा रहे हैं कि केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं, एक माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके बाद एक जब चुनाव आते हैं उससे पहले क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टोटली ये बात, ये तो लगातार है, वोट को वो करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए ये बात। हिंदू मुस्लिम करा जाता है, विकास के नाम पे वोट को मांगेंगे तो इनको वोट मिलने वाले हैं नहीं। काम क्या करा वो दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सत्ता में रह के इन्होंने कहां से हमारी ऊंचाई जीडीपी पहुंचाई है, क्या हमारा क्या करा, इनके पास कुछ नहीं है। हर लिहाज से लास्ट एंड फाइनल हर चीज को एक चीज से दमा देते हैं, धर्म की अफीम लोगों को चढ़ा देते हैं और लोग सब भूल जाते हैं। फिर वो बस सिर्फ धर्म 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 करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। भ्रष्टाचार होता रहे, सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो ना रहे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट एंड फाइनल बस वो धर्म के नाम पे शोर शराबा मचा के और धर्म के नाम पे वोटों का पोलराइजेशन जो है करने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग इनके झांसे में आके वोट दे भी देते हैं। जब ये देखते हैं कि हम सफल हो गए हैं, किसी एक राज्य में हमें सीटें मिल गई हैं, जैसे उपचुनावों में सीटें मिल गई, तब इनके दिमाग में ये चढ़ गया, उन्हें भी दिख गया कि ये बाकी सारे मुद्दे जो है फालतू हैं। महंगाई कोई लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही, महंगाई का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा नहीं करता, हमारी जीडीपी गिरती ग्रोथ जो है 5.4% पे आ गई जीडीपी की ग्रोथ, उस पर असर नहीं करता, विदेशी कर्ज पे असर नहीं करता। तो ये सब चीजों पे देख लेंगे कि इन सब चीजों से छुपने के लिए रास्ता सिर्फ हमारे पास एक है, धर्म के पीछे छिप जाओ, बात खत्म। तो ये जैसे योगी जी ने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया था, कहा था ये संभल में जो हुआ है वो बाबर से और बांग्लादेश से मिलता जुलता है। उन्होंने ये कहा था लोगों की इस तरीके की मानसिकता है, जो संभल में जिन्होंने किया है तो वो बाबर की मानसिकता के लोग हैं। बाबर की मानसिकता के लोग हैं तो आप उसमें क्या कर लोगे? बाबर की मानसिकता के लोग भी अगर है तो आप 500 साल पुरानी जो इतिहास को कैसे खोद के निकाल सकते हो? आप अपने दादा की मानसिकता बदल सकते हो भूतकाल में जाके? नहीं बदल सकते। परदादा की बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। जो बीत गया सो बीत गया, जो हिस्ट्री में दफन हो गया वो दफन हो गया, उसे दफन ही रहने दो, तो वही अच्छा होता है। जो चीज दफन हो जाती है वो इसलिए खत्म हो जाती है कि बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई, रात गई बात गई। आगे भविष्य देखो भाई, भविष्य इन चीजों पे डिपेंड करता है, नहीं करता। आप 500 साल पहले की बात करते हो, आप 500 साल आगे की बात क्यों नहीं करते? 50 साल आगे की बात क्यों नहीं करते? आप इंडिया को आगे ले जाने की, फॉरवर्ड करने की बात क्यों नहीं करते कि हम इस तरह से लोगों को रोजगार देंगे, रोजी देंगे, लोगों का काम धंधा देंगे कि भारत तरक्की कर पाए? आप इस बारे में क्यों नहीं बात करते? आप लगातार उन्हें वही 500 साल पुराने मसलों पे उलझाए रहते हो, और सिर्फ फिर बाबर पे आके क्यों टिकते हो? मैं तो बार बार कहता हूँ, बाबर से पहले भी तो इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी की कुंडली क्यों नहीं खंगालते? इब्राहिम लोदी से पहले खिलजी वंश था, खिलजी वंश से पहले तुगलक था, तुगलक से पहले दिल्ली सल्तनत थी। इन सारे वंशों पे क्यों नहीं जाते? नहीं जा सकते ना। आप क्या ढूंढोगे? आपने सोचा मुगल मतलब मुसलमान, ये आपने एक फार्मूला पकड़ा हुआ है, मुगलों को आपने गलत ठहरा दिया। मुगलों के राज में आपको पता है हकीकत, आप जब ढूंढने निकलोगे ना, मुगलों के राज में ये भारत जो है पूरे विश्व की जीडीपी का 25% हिस्सेदार था।
इतना अमीर था, जिसे वास्तव में सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो मुगल काल में ही था। और ये सच्चाई है, जिसकी चर्चा विदेशों में इतनी दूर तक पहुंची थी कि वहां से हमारे वास्को डी गामा ढूंढता हुआ आ गया था। और जो विदेशी आक्रमणकारी उसके बाद आए, जो अंग्रेज हमारे भारत में आए, किस लिए आए थे? उन्हें पता चल चुका ना था कि भारत में इतना पैसा, इतना सोना, इतने लोग अमीर हैं, तभी तो आए अंग्रेज। क्या करने आए थे ना तो अंग्रेज? क्या काम था उनका यहाँ पे? कुछ काम नहीं था, लूटने आए थे, आके अपनी सल्तनत बधाई। सारा जितना मुगलों ने नहीं लूटा, उससे 10 गुना जाके अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेजों ने अपनी सारी आज अंग्रेजी म्यूजियम में, हमारा तख्ते ताउस अंग्रेजी म्यूजियम में, हमारा कोहिनूर हीरा अंग्रेजी म्यूजियम में है ना। उनके पास सारी की सारी हमारी कीमती चीजें, जितनी भी हमारी पुरानी कलाकृतियां थी, जितने हमारे जो थे मॉन्यूमेंट्स से, सारे के सारे अंग्रेजों के पास हैं। लूट के वही लेके गए ना सारे। यहाँ जो मुगलों का था, मुगलों का तो यहीं का ही है। लाल किला क्या उसके साथ चला गया, ताजमहल क्या उसके साथ चला गया, आगरा के किला के अकबर के साथ चला गया, कुछ नहीं गया उनके साथ, सब यहीं का यहीं रह गया। आज उसी मुगलों की देन की वजह से यूपी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ताजमहल है। दुनिया लाल किले को देखने आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। जब वहां से विदेशी प्रतिनिधिमंडल आता है, सबसे पहले लाल किला लेके जाते हैं, और वहाँ बेंच पे, जिसे लव बेंच कहा जाता है, उस पे बैठ के सारे जोड़े फोटो खिंचवाते हैं। तब तो आप बड़े कॉलर खड़े कर लेते हो। मुगलों ने बनाया हुआ अचूक स्मारक, मुगलों का बनाया अचूक स्मारक, और वैसे आप अंदर खाने में तो मुगल ऐसी की तैसी, मुगलों ने ये करा, मुगलों मतलब गालियां भी देनी है, खाना भी उनका और गालियां भी उन्हें देनी। तो आपसे बड़ा कृतज्ञ कौन मिलेगा साहब? समित पात्रा की भी सुन लो, समित पात्रा साहब की भी देखिए एक बात है, अब जो है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अच्छा, और नए भारत में बनाओ, मुगलों पे बात आई तो छोड़ो, नए भारत में बनाओ नई जिंदगी। देखिए एक बात है, ये गाना भी किसका? भारत को एक मिनट जरा, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि हम सबको एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ, जो योगी की देख बात है, ये डबल इंजन की सरकार है। हिंदू मुस्लिम का सहारा क्यों लेना पड़ता है? बार बार हिंदू मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे क्यों लेके आने पड़ते हैं चुनाव से पहले? एक बात है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है एक संवैधानिक सरकार है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक चल रही है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का जितना योगदान केंद्र सरकार में किसी प्रदेश का नहीं है, किसी प्रदेश का नहीं है। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो उत्तर प्रदेश का है। और आज पीछे मत खड़ा, गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है। योगी भारत का हीरा है। कोई बात नहीं जी, इनके नजर में हो सकता है, नजर दोष हो सकता है। उमर भाई साहब की अच्छी खासी हो गई है, नजर दोष हो जाता है, तो निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष हो जाते हैं अक्सर, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इन्होंने बात यूपी की जीडीपी की करी, यूपी की जीडीपी से ज्यादा बड़ी जीडीपी तो महाराष्ट्र की है। इन्हें मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र की जीडीपी भारत में सबसे, जितने भी राज्य है, सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की है, 44 लाख करोड़ की जीडीपी है। यूपी की जीडीपी करीब 23 लाख करोड़ की है। ठीक है, उसका योगदान भी काफी बड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी यूपी में है, 25 करोड़ की आबादी। लेकिन उसके बाद जीडीपी और इसकी चीजों को देखें तो यूपी पे सबसे ज्यादा कर्जा भी तो यूपी पे, अपनी जीडीपी से ज्यादा का कर्जा जो है उस पर यूपी पे है। यूपी का बजट मात्र 7 लाख करोड़ का होता है, यूपी का बजट 8.5 कब उतार दिया? कल परसों। एक बात है, अभी देखिए, एक बात सुनिए, भारत सरकार का जो बजट बनता है तो बाकायदा नीति आयोग की बैठक होती है, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। बार कभी 11 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं, कभी 8 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं। और जो सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे जो भारत का संविधान है उसमें यूनियन लिस्ट है जो केंद्र सरकार काम करती है, स्टेट लिस्ट राज्य सरकार काम करती है, कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश जो है, मोदी सरकार केंद्र सरकार को डबल इंजन की तरह से काम कर रहा है, और गली गली में जी रहा है। मोदी भारत का हीरा है, जिसको भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मोदी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। हम मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं, बुराई नहीं सुनेंगे। आप बात तो आज चाचा बोलो। मोदी जी की बड़ी तारीफ करें। मोदी जी को लेकर एक बड़ा टॉपिक उठ रहा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं बार बार, मोदी अडानी एक है तो सेफ है। बिल्कुल काफी ज्यादा अडानी का मुद्दा बन गया, आप कैसे देखते हैं? जेन्युइन बात है ये। देखिए, अगर भारत का हमारा कोई एक उद्योगपति जिसकी अच्छी खासी साख है, अगर वो 2100 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत देते हैं और उसके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है विदेशों में, और मोदी जी उसमें खामोश रहते हैं, जांच नहीं करवाते, जेपीसी गठित नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो मिलीभगत है ही ना। उन्हीं सारे मुद्दों से दबा हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए लगातार रोज नए मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं। संसद चलने नहीं दी जाती, संसद में चर्चा नहीं चलने दी जाती, संसद में बातचीत नहीं करने दी जाती। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पहले भी 20,000 करोड़ का मुद्दा उठा था कि शेल कंपनियों में लगे, मोदी जी की शेल कंपनी में लगे पैसा किसका है, 20,000 करोड़ किसका है, तब भी कोई जवाब नहीं दिया गया था, अब भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा।